हेलो एवरीवन, आज की क्लास का आपका टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की हम पहले बात कर चुके हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंजाइना पेक्टोरिस। ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसकी बात कर लेते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। अब देखिए, हार्ट कंटिन्यू बीट कर रहा है, ठीक है, और अगर और हार्ट बीट कर रहा है तो हार्ट को भी खुद को भी क्या चाहिए? प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाहिए। लेकिन किसी भी कारण की वजह से हार्ट मसल्स को, हार्ट को ब्लड या ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिल पाता है, ठीक है। ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी टाइम पे नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है? सीवियर चेस्ट पेन होता है, उसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये जो होगा वो एक्सर्शन के टाइम पे ज़्यादा होगा, जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है, हार्ट का पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे हार्ट की सप्लाई भी क्या होगी? डिमांड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसलिए जो पेन फील होगा वो उस टाइम पे ज़्यादा होगा, एक्सर्शन के टाइम पे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के जो अगर उसमें एथिरोमा बन जाता है तो उसके कारण होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी हार्ट मसल को सप्लाई कर रही है, हार्ट को सप्लाई कर रही है, अगर उसमें किसी भी वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो हार्ट की सप्लाई रुक जाएगी और उस वजह से क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से चेस्ट पेन हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे? मिडिल ऑफ चेस्ट में टाइटनेस रहेगी, बहुत हैवीनेस रहेगी, एक्सर्शन के टाइम पे पेन शुरू होगा और रेस्ट करने पे थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि रेस्ट के टाइम पे थोड़ा नॉर्मल होगा, डिमांड कम हो जाएगी और जितनी सप्लाई मिल रही है उससे काम चल जाएगा, इसलिए थोड़ा आराम मिलेगा। पेट के साथ साथ आर्म्स पर भी क्या रहेगा? डिस्कम्फर्ट रहेगा, स्पेशली लेफ्ट आर्म में डिस्कम्फर्ट ज़्यादा मिलेगा। फैक्टर्स अगर देखें तो एक्सरसाइज की वजह से, हैवी मील की वजह से, या कोल्ड एक्सपोजर, या इंटेंस इमोशन कह सकते हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, उस वजह से ये एंजाइना पेक्टोरिस से ज़्यादा देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में जब भी हम उसका ईसीजी करवाएंगे तो एसटी डिप्रेशन मिलेगा या एलिवेशन मिल सकता है, और टी वेव जो है वो इनवर्स मिलेगी। या आप कोरोनरी एंजियोग्राफी करके जो कोरोनरी आर्टरी उसके ब्लॉकेज का पता लगा सकते हो। मैनेज कैसे करोगे? इसमें हमें ड्रग थेरेपी चलानी है, तो इसमें मेनली हम 3 ड्रग देते हैं। एक तो नाइट्रेट देंगे जो कि सबलिंगुअल यूज़ करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर एक्यूट किसी को अटैक आया है तो तुरंत आप ये नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, तुरंत ही उसको प्राइमरी केयर के बेस तौर पे भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। नाइट्रेट सबलिंगुअल देना होता है एक्यूट अटैक के केस में। टंग के नीचे रखना है, 2-3 मिनट में ही उसको आराम मिल जाता है, जिसके अंदर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट होता है। दूसरा हम बीटा ब्लॉकर का यूज़ करेंगे, प्रोपानोलोल है, और कैल्शियम एंटागोनिस्ट निफेडेपाइन, इनका यूज़ करेंगे, और पेशेंट को स्मोकिंग क्विट कराना है। रेगुलरली लाइट एक्सरसाइज करनी है, जिससे किसी भी तरीके का ब्लड में क्लॉट ना बने, एक्सेस और जो है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो आर्टरीज के अंदर। और कोई भी सीवियर जो एक्सर्शन है, जैसे जिम में बहुत लोग करते हैं, तो वो सबको अवॉइड करना है। फैटी मील भी क्या करना है? अवॉइड करना है। फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद शॉक। शॉक जो है किस तरीके से होगा? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफेक्ट के कारण जो बॉडी के टिश्यूज हैं, अगर उनको प्रॉपर टाइम पे ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, ब्लड फ्लो नहीं मिल पा रहा है, तो पेशेंट जो है या कोई भी पर्सन है, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से शॉक में जा सकता है। क्लियर बात? कार्डियक आउटपुट रिडक्शन के कारण, अब मान लीजिए हार्ट ही प्रॉपर सप्लाई नहीं कर रहा, अब जब हार्ट ही नहीं सप्लाई कर रहा तो ऑर्गन को ब्लड टाइम पे नहीं मिलेगा, तो कार्डियक आउटपुट के रिडक्शन के कारण अगर ब्रेन है, लिवर है, किडनी है, इनको प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता है, तो पेशेंट कहाँ चला जाएगा? शॉक की कंडीशन में चला जाएगा। और इनिशियली जो शॉक के सिम्टम्स होते हैं वो, जैसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी, हार्ट रेट उसकी बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि हार्ट जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। ब्रीदिंग जो है उसकी फास्ट हो जाएगी, पसीने बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। एंजाइटी और थ्रस्ट बहुत ज़्यादा रहेगी। थोड़े टाइम बाद क्या होगा? ऐसे ये सिम्टम आते रहेंगे, थोड़े टाइम बाद जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट भी उसका हो सकता है। स्टेजेस की बात करें तो शॉक की जो है
5 टाइप होते हैं। पहला होता है हाइपोवोलेमिक शॉक, दूसरा है कार्डियोजेनिक, तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव, फोर्थ है न्यूरोजेनिक शॉक और फिफ्थ है एनाफाइलेटिक शॉक। पैथोफिजियोलॉजी शॉक की क्या रहती है कि इनएडिक्वेट परफ्यूजन की वजह से, यानी कि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से अगर सेल को प्रॉपर टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो सेल में हाइपोक्सिया होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल का एनर्जी लेवल डेफिशिएट हो जाएगा। एनर्जी लेवल जैसे ही डेफिशिएट होगा तो लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, तो एसिडोसिस के तरह के कारण जो है लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाएगा और पीएच गिरना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। जैसे ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी तो ये जो पीएच गिरेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा और जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नॉर्मल फंक्शन नहीं हो रहेगा, नॉर्मल काम नहीं कर पाएगी सेल, तो सेल मेम्ब्रेन में डिसफंक्शन हो जाएगा, जिसके कारण जो सर्कुलेशन है उसके अंदर आपको टॉक्सिक सब्सटेंस का सर्कुलेशन मिलेगा ब्लड के अंदर, ठीक है। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये ब्लड में जाकर के कैपिलरी को डैमेज करेंगे, जिससे सेल और ये जिस भी टिश्यू या सेल के पास जाएंगे वहां पर डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी और सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। हाइपोवोलेमिक जो शॉक है उसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई इंसान था, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो उसकी वजह से फ्लूइड भी लॉस हो जाएगा। तो किसी भी हेमरेज के कारण या वॉमिटिंग, डायरिया या यूरिन से जो वाटर का जो लॉस हुआ है उसकी वजह से अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट की जो पल्स है वो वीक रहेंगी, स्किन एकदम कोल्ड हो जाएगी और पेशेंट हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। क्योंकि ब्लड फ्लो, जो ब्लड है वो क्या करता है, हेमोस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करेगा, तो पेशेंट का टेम्परेचर एकदम से रिड्यूस होगा। कार्डियोजेनिक में देखें तो हार्ट पंप के फेलियर के कारण, ठीक है, या कोई कोरोनरी हार्ट फेलियर हो गया या मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से अगर हार्ट पंप काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जाता है। इसमें क्या सिम्टम आते हैं, पल्स रैपिड मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगा, हाइपोटेंशन मिलेगा, ड्राई माउथ मिलेगा, कोल्ड क्लैमी स्किन मिलेगी और यूरिन आउटपुट क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि जो हार्ट पंप नहीं कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम है, इसलिए यूरिन बनेगा ही नहीं। इसको आप मैनेज कैसे करोगे, सबसे पहले आपको पेशेंट को क्या करना है, हेड लो पोजीशन पे लेके आना है, जिससे कार्डियक आउटपुट उसका बढ़े। रेस्पिरेशन के लिए एयरवे को क्लियर करना है। फ्लूइड, अगर हेमरेजिक शॉक है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराइए। अगर बर्न की वजह से पेशेंट शॉक में गया है तो प्लाज्मा या सलाइन का ट्रांसफ्यूजन कराइए। अगर कार्डियोजेनिक शॉक है पेशेंट को तो उसको डेक्स्ट्रॉन दीजिए, ठीक है। पेन अगर उसको हो रहा है तो एनाल्जेसिक का यूज़ कर सकते हैं और स्पेशली शॉक में गया है तो पेशेंट मॉर्फिन का यूज़ करेंगे। और अगर एसिडोसिस शुरू हो गई है तो एसिड बेस बैलेंस के लिए हमें उस सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और स्पेसिफिक में जैसे वेजो सप्रेशर दे सकते हो, जिसको आप न्यूरोजेनिक या कार्डियोजेनिक शॉक में यूज़ कर सकते हो, जिसमें एड्रेनालिन दे सकते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन दे सकते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड देना है। एंटीबायोटिक्स में जैसे कोई इन्फेक्शन ना हो तो एम्पिस, क्योंकि सेलुलर लेवल पे डैमेज भी चल रहा है तो एम्पिसिलिन है, क्लोराम्फेनिकोल है, ये सारी आप जो मेडिकेशन है उसका यूज़ कर सकते हो शॉक के अंदर, ठीक है। हम जब भी शॉक के पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट का गोल क्या रहेगा कि उसका यूरिन जो आउटपुट है वो 0.5 mg/kg/h से ज़्यादा आए और जो सेंट्रल वीनस जो प्रेशर है वो उसका 8 to 20 mmHg हमें मिले। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप शॉक में जो पेशेंट गया उसको ठंडा पानी पिला सकते हो, तेल द्रोणी पे बिठा सकते हो, शीर की बसली दे सकते हो जिससे बल बढ़ेगा, मृत संजीवनी सुरा का पान करा सकते हो, महानारायण तेल से अभ्यंग वगैरह करा सकते हो।